अरावली प्रकरण को लेकर छिड़ा संग्राम धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा तय की, जिसके बाद ये तो तय हो गया कि अरावली को लेकर ये निर्णायक समय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है, उसकी व्याख्या किस रूप में की गई है, कौन कौन से पक्ष इससे प्रभावित हो रहे हैं और ICFRE की भूमिका भविष्य में क्या रहने वाली है, इन तमाम तथ्यों को लेकर एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने की पूर्व PCCF हॉफ और ICFRE बोर्ड के सदस्य DN पांडे से खास बातचीत। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व PCCF हॉफ डॉक्टर DN पांडे, जो विभिन्न शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए हैं, और अच्छी बात यह है कि आप खुद ICFRE के बोर्ड मेंबर भी हैं। पांडे सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आप लगातार अपने आप को अध्ययन अध्यापन में रखते हैं, व्यस्त रखते हैं अपने आप को। ये पूरा मुद्दा अरावली का, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसका मुझे लगता है निर्मल जी, एक एक अक्षर पढ़ना जरूरी है। दो बातें हैं, एक तरफ तो लोगों का एक अरावली के प्रति इमोशनल, साइंटिफिक और प्लेस बेस्ड अटैचमेंट है, उसको भी ध्यान रखना है। उसमें मैं भी हूँ शामिल, आप भी शामिल हैं और भारत सरकार के हमारे मंत्री जी भी शामिल हैं। दूसरी तरफ जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या की है उसको भी हमें देखना है। अब अगर आप मुझसे ये पूछें कि अलग अलग मुद्दों पर जाएं हम, कि वन भूमि पर क्या फर्क पड़ने वाला है। वन भूमि का 1 स्क्वायर इंच जमीन इस निर्णय के आधार पर नहीं दी जाएगी, चाहे जैसा भी हो, चाहे वो 1 मीटर ऊंची हो, चाहे 1000 मीटर ऊंची हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉरेस्ट एरियाज, चाहे रिजर्व फॉरेस्ट हों, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हों, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट हों, प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर कोई फॉरेस्ट लैंड हो, कंजर्वेशन रिजर्व्स के अंदर फॉरेस्ट लैंड हो, तो एक बात तो हमें ये समझना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये समझना है कि अभी केवल निर्णय के आधार पर जमीन किसी भी काम के लिए चली जाए, ऐसा संभव नहीं है। क्या लगता है कि इस निर्णय को समझने में आम जनमानस भूल कर रहा है, या उनकी जो जनभावना है वो उस निर्णय के अनुरूप ही है? मुझे लगता है कि एक बार पढ़ना चाहिए इसको, क्योंकि जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक इसकी मूल भावना को नहीं समझ पाएंगे। मूल भावना तो अरावली को बचाने की है। पूरे जजमेंट में ये बात बारंबार आ रही है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जिसमें मैं भी काम कर रहा हूँ, उसको स्पष्ट रूप से प्रेज किया गया है। तो इसको अगर ध्यान से निर्णय को पढ़ा जाए, बात तभी साफ होगी। इसमें कितना समय अभी लगना है, और तब तक क्या प्रक्रिया रहेगी? जब तक ICFRE अपनी रिपोर्ट नहीं देता तब तक इस निर्णय की पालना तो सुनिश्चित हो नहीं पाएगी। वो रिपोर्ट देगा, उसमें कितना आपको लगता है कि आप चूंकि एक बतौर वैज्ञानिक, बतौर एक फॉरेस्टर, बतौर एक मेंबर, उसके क्या लगता है आपको कितना इसमें समय लगेगा, और इस बीच की अवधि में क्या होगा? एक वैज्ञानिक की हैसियत से मेरा ये मानना है कि कम से कम इसमें 1.5 से 2 साल का समय लग सकता है। अब वो संख्या निर्भर करती है। मान लीजिए 2000 वैज्ञानिक एक साथ लग जाएं, 2000 वैज्ञानिक तो लग नहीं सकते, तो 10-20 वैज्ञानिक काम करेंगे तो 2 साल से कम का समय तो लगने वाला नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि साइंटिफिक रिसर्च जितनी अरावलीज में हो चुकी है उसको कोलेट करना पड़ेगा। अगर कोई रिसर्च गैप मिल रहा है तो उसको कोलेट करना पड़ेगा, नई रिसर्च भी करनी पड़ सकती है। तो ये बहुत जल्दी होने वाला काम नहीं है। एक बात आपने और पूछी कि शहरों का जो विस्तार है, शहरों का विस्तार तो पूरी दुनिया में अगर देखें तो 3.5% ज़मीन में है, जो वैश्विक एवरेज है, और भारतीय एवरेज आप देखते हैं तो वो तो 2% से भी काफ़ी नीचे है। तो शहरों के इर्द गिर्द जो वन क्षेत्र हैं उसका तो 1 स्क्वायर इंच ज़मीन मुझे नहीं लगता कि कोई ले पाएगा। और वैसे भी अब एरियल डेवलपमेंट होता है, अब नए बेस पे ऐसा ना चौड़ाईकरण न करके, बल्कि बड़े बड़े आजकल इस तरह की बिल्डिंग और उस तरह का वो समय आ गया है। उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि जयपुर में अगर आप जिस रास्ते आप आए हैं इधर, अगर वहाँ देखें तो पुराने घरों को लोग गिरा के, जिसमें 4 कमरे थे, आज 10 मंजिला इमारत खड़ी कर रहे हैं।
तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि शहरों का जो विस्तार है वो हॉरिजेंटल ना हो कि इस वक्त अब वर्टिकल ज़्यादा हो रहा है, हालांकि हॉरिजेंटल भी हो रहा है, पर कोई बहुत ही ऐसा प्रेसियस मिनरल हो, राष्ट्रहित में थोड़ा सोच लेते हैं, अगर कोई ऐसा रेयर अर्थ मेटल मान लीजिए मिल जाता है, रेयर अर्थ हो गया, बिल्कुल। ऐसी स्थिति में राष्ट्रहित को भी देखना पड़ेगा। नहीं, इसमें डॉक्टर साहब एक खास बात ये भी है, अगर हम मिनरल्स की बात करते हैं, देखिए 87 तरह के मिनरल राजस्थान में पाए जाते हैं, उसमें 50-52 का हम दोहन भी कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है मैसनरी स्टोन, क्योंकि गोल्ड की हम बात करते हैं तो बहुत छोटे से रिजर्व हैं उसके, लिथियम की बात करते हैं, बेस मेटल या जिसकी आप रेयर अर्थ की बात कर रहे हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट की हम बात करते हैं, वो भी बहुत सीमित रिजर्व हैं उसके, और उससे बहुत ज़्यादा बड़ी भूमि या बड़ा भूभाग उससे प्रभावित नहीं हो रहा। मैसनरी स्टोन सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज आम आदमी को घर बनाना है, सड़क बनानी है, रेल की पटरी बिछाते हैं तो उसके आसपास गिट्टी डालनी है, तमाम बजरी है, तमाम चीज़ें। ऐसे में मैसनरी स्टोन का अवैध खनन पहले भी होता रहा है, आज भी अरावली में उसका धुआंधार तरीके से अवैध खनन हो रहा है, और आगे भी उसको किस तरह से, तो इसको कैसे एनफोर्स किया जाए कि मैसनरी एक छोटा सा मिनरल है जिससे सरकार को सबसे कम राजस्व मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गंभीर चोट अगर प्राकृतिक रूप से किसी को, प्रकृति को कोई पहुंचा रहा है या प्राकृतिक धरोहर को पहुंचा रहा है तो मैसनरी स्टोन है, इसको कैसे एनफोर्स किया जाए, कैसे नियंत्रित किया जाए? देखिए, मैसनरी स्टोन और सैंड ये दुखती रग हैं सरकार की भी, पब्लिक की भी, और पूरे देश और समाज की, मैं ये कहूँगा। तो इसमें आपको रास्ते तो निकालने पड़ेंगे, लेकिन वो रास्ता अरावली में खनन करके ही निकले ये उचित नहीं होगा। मैं ये कहूँगा कि आज टेक्नोलॉजी ऐसी है, राजस्थान में खनन का इतना मलबा पड़ा हुआ है कि उस मलबे में से अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, एम सैंड जिसको कहा गया है, तो आप मिनरल सैंड बना सकते हैं। आप अगर और बेहतर उपयोग करें टेक्नोलॉजी का तो आप पत्थर भी बना सकते हैं। तो उन सब बातों में हमें जाना पड़ेगा, लेकिन खनन मानव सभ्यता से पूरी तरह से बंद हो जाए मुझे नहीं लगता। एक अंतिम सवाल मेरा, चूंकि इस पूरे प्रकरण के अंदर अगर हम सीधे तौर पर देखें, जैसा कि पांडे साहब भी बता रहे थे कि इस पूरे प्रकरण में अभी 1.5 से 2 वर्ष का समय लग सकता है, जब ICFRE इसमें अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगा, तमाम तरह के वैज्ञानिक अध्ययन होंगे, उस अध्ययन की रिपोर्ट को फिर सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद निर्णय लेगा अपना कि उस रिपोर्ट को किस रूप में लागू किया जाए। तो मेरा सवाल यही था डॉक्टर साहब, अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो अब चूंकि 1.5-2 वर्ष इस अध्ययन में लगना है, तो ये जो आंदोलन हो रहे हैं, रोज एक नया देखा कि नया आंदोलनकारी नया पैदा हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, वो कह रहा है कि मैं पालनपुर से शुरू करूंगा, एक कहता है मैं रायसीना हिल से शुरू करूंगा, हम अरावली को बचाएंगे, तमाम ठीक है, जनमानस की बिल्कुल उसको, अरावली को हमको बचाना है, अरावली तो हमारी माँ है और माँ के आंचल को हम दागदार नहीं होने दे सकते, जो हमको महफूज रखती है। लेकिन ये जल्दबाजी जो हो रही है, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं, और क्या लोगों को कब तक धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि 1.5-2 साल का तो अभी रिपोर्ट आनी है, उसके बाद ये सब लागू होगा, तो इस अंतर को कैसे देखेंगे? इसमें जो ये उग्र आंदोलन की बात करते हैं, राजनीतिक रूप से छींटाकशी शुरू हो गई, एक दूसरे के ऊपर बयानों के वार शुरू हो गए, उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, राजनीति पर तो टिप्पणी करना मेरे डोमेन के बाहर है। एक वैज्ञानिक के रूप में मैं ज़रूर कहूँगा कि जितना प्रोटेक्टेड एरिया है, जितना रिजर्व फॉरेस्ट है, जितना कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, उसकी 1 इंच तो जाने वाली नहीं है। तो मुझे भी, आपको भी और सबको आश्वस्त होना चाहिए उन ज़मीनों से। जहाँ तक प्राइवेट लैंड का सवाल है, रेवेन्यू लैंड का सवाल है, पंचायत लैंड का सवाल है, जब तक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बन नहीं जाता तो उसकी भी 1 इंच नहीं जाने वाली है। जहाँ तक आपने बात कही है अवैध खनन की, अवैध खनन के ऊपर सभी सरकारों को बहुत तीव्र गति से कार्यवाही करनी होगी, क्योंकि अवैध खनन किसी भी हाल में उचित नहीं है और अवैध खनन से ज़्यादा विनाश हो रहा है। अच्छा, मेरा सवाल मैं वापस लौटूंगा। अब आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी से आंदोलन भी करना जिन्होंने शुरू कर दिया, रोज नए आंदोलन करने की, कब तक इस पूरी प्रक्रिया में समय कितना लगेगा? तो अभी बहुत कुछ है कि उसको समझा जाए, उसकी व्याख्या, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया पहले तो उसकी व्याख्या सही से हो, फिर ICFRE का उसमें किस तरह से जब वो अपना अध्ययन करेंगे, 1.5-2 साल में रिपोर्ट सौंपेंगे, तब तक की व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अब मेरे विचार से तो ये है कि अध्ययन पहले अच्छी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कर लेना चाहिए। दूसरी बात, लोकतंत्र में आंदोलनों का जगह तो है, तो मैं ये संदेश तो नहीं दे सकता कि आंदोलन नहीं करें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि प्रमाण आधारित एडवोकेसी जब तक नहीं होगी
तब तक बहुत से आंदोलन इतिहास में हुए हैं। तो प्रमाण आधारित एडवोकेसी के लिए हमको कोर्ट के पास भी जाना पड़ सकता है अगर हमको लगता है कि कुछ गड़बड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे साहब। देखिए, एक बहुत अच्छी बात इसमें निकल कर के आई कि अरावली को लेकर के आपकी चिंता जायज़ है, मेरी चिंता जायज़ है, जनमानस की चिंता जायज़ है। और ये भी सही है कि बहुत बरसों बाद ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल किया है और एक आदेश जारी किया है उन्होंने। तो ये सही है कि ये निर्णायक वक्त है, लेकिन निर्णायक वक्त को उस रूप में लेना चाहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की सही से व्याख्या करें। आईसीएफआर की रिपोर्ट तैयार होने के समय तक आप आंदोलन तो जारी रख सकते हैं, लेकिन इस बीच में आपको भी अपना पक्ष, अरावली को कैसे संरक्षित सुरक्षित रखें, उस पक्ष को लेकर के आप भी न्यायालय में जा सकते हैं। सर्वोच्च अदालत का आप भी दरवाजा, एक आम जनमानस भी खटखटा सकता है, आंदोलनकारी भी खटखटा सकते हैं, और जो चिंतित हैं इसको लेकर के, वो उन सबके लिए वो दरवाजे खुले हैं। लेकिन प्रमाण आधारित, जैसा कि पांडे साहब ने भी कहा कि प्रमाण आधारित जब हम कोई काम करते हैं तो उसका जो फल निकलता है वो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, ज़्यादा फलदायक होता है। तो बेहतर तो ये है कि ये निर्णायक जो वक्त है, इसमें वो तमाम आंदोलनकर्ता भी, वो तमाम लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं, अरावली से जुड़े हुए हैं, जो अरावली की वजह से महफूज हैं, उन सबको संगठित होना चाहिए। लेकिन उनको उन तमाम अध्ययन के आधार पर, उस आदेश के आधार पर, तमाम जो भविष्य में जो व्याख्या आईसीएफआर करने वाला है इस पूरे निर्णय के बाद कि किस तरह से अरावली किसको माना जाएगा, रेंज किसको माना जाएगा, हिल किसको माना जाएगा, माइनिंग के इसमें क्या खतरे हो सकते हैं, वन भूमि किस तरह से इसमें प्रभावित हो सकती है, उन तमाम बातों का इतने अध्ययन अध्यापन भी करना चाहिए। लेकिन उग्र आंदोलन करने की बजाय समझदारी से एक एक कदम उठाना होगा ताकि अरावली भी बची रहे और आम जनमानस की आस्था भी, और वो जो चाहते हैं कि उम्मीद उनको जो एक अरावली को लेकर के, वो तमाम अरावली भी संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, और वो आम आदमी भी जो अरावली की शरण में अपना जीवन यापन कर रहा है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़,